दोस्तों नमस्कार। मैं आज आया हूँ गांव लकड़वास जो गिरवा तहसील में है और वह शायद उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर होगा। और मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रहा हूँ वह अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है और राजस्थान का दमामी आपको अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कार्य रहे हैं जिसने समाज में आप काफ़ी नाम दिलाया है और आज भी ये कई समाज के लोगों का सहयोग करते हैं और समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं ले चलता हूँ श्रीमती कृष्णा जी दमामी। ये अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए मैडम। नमस्कार खमागणी सभी को। मेरा नाम कृष्णा दमामी है और जैसा कि सर ने बताया गिरवा तहसील में उदयपुर ज़िले में हमारा गांव पड़ता है लकड़वास। यहाँ पर करीबन 4 से 5 फैमिली है और फैमिली में हम 100 से अधिक मेंबर हैं और यहाँ की मैं बहू हूँ। और हमारी जो गोत्र है वो दातिया है। यहाँ पे पूरा परिवार दातिया ही रहता है। जितने भी घर हैं सब दातियाओं के, हम सब भाई बंद हैं, भाई बंधु हैं आपस में। और अगर पीहर की बात करें तो मैं जमड़ा फैमिली से हूँ। हमारी गोत्र जमड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रामचंद्र जी दमामी और मेरी माता का नाम श्रीमती भगवती देवी जमड़ा है, जो भीलवाड़ा जिले में मातृकुंडिया तहसील में पड़ता है। मान्यास, खास हम मान्यास के रहने वाले हैं। क्या हुआ? और अभी हाल मुकाम मेरे पिताजी पिछले 40-50 वर्षों से प्रतापगढ़ जिले के छोटी सागड़ी तहसील के एक छोटे से गांव में एक बेटा है। मेरा भी एक भाई है सूरजभान जमड़ा, जो उदयपुर में रहकर अपनी नौकरी कर रहा है। इसी तरह से हमारा परिवार है और बस गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ साहब, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। अब ये बता दीजिए मैडम कि आपके यहाँ अपने समाज के जो घर बताए, कितने बताए आपने? मुख्य तो 3 घर हैं। 3 घर ही हैं, लेकिन 3 घर में जो बेटे हैं जी, किसी घर में एक घर है जिनमें 6 भाई हैं। अच्छा। तो 6 भाई अब अलग अलग हो गए तो उनका 6 घर हो गए जी। एक घर में 4 भाई हैं तो चारों भाई अलग अलग रहते हैं तो 4 फैमिली हो गई जी। और हमारे भी हम 4 भाई हैं जी, तो हमारी भी 4 फैमिली हो गई। मतलब अब मुख्य 3 घर है लेकिन 3 घर के 25 घर हो गए। ठीक है, तो 25 घर के 100 मेंबर हो गए। ओहो हो, तो सारे ही दातिया हैं और सब। वैसे आप मूलतः आपके जो पियर पक्ष है वो यहीं के रहने वाले हैं या कहीं से आके बसे हैं? पियर में जी, पियर में तो मैंने आपको बताया कि हाल मुकाम छोटी सादरी तहसील का एक गांव जमलावदा है, वहाँ रहते हैं, लेकिन मान्यास से आके बसे हैं। अच्छा, मान्यास में जो जमड़ा परिवार है जी, जी, वो पूरा मेरा परिवार है। सब हमारे भाई बहन है, सतीश जी वगैरह है जो। और ये ससुराल वो भी यहीं से थे? वो यहीं से है, बरसों से यहीं से? बरसों से यहीं से। अब मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। अब जैसे अपने ये गांव है, इसके अलावा जहां हमारा दमामी रहता है वो कौन कौन से गांव है और क्या उनके गांव में कौन सी गोत्र है और क्या संख्या होगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये लकड़वास गांव उदयपुर जिले का एक ही गांव है जो मेवाड़ चोकले में आता है जी। तो मेवाड़ चोकला तो बहुत बड़ा है, आपको पता है 52 गाँव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 52 गाँव में ये गाँव है, लेकिन जो आसपास के गाँव है वो मेवाड़ चोकले में नहीं आते हैं। वो गोगुंदा चोकले में भी आते हैं, उदयपुर चोकले में भी आते हैं और इधर बाना बरोडिया के 10 गांव का जो बेल्ट है उसमें आते हैं। तो पास में गांव तो बहुत सारे हैं जी। मटून है, सीसवी, साकरोदा, बम्बोरा, कुराबड़। इधर जाएंगे तो उधर अपने गोगुंदा तहसील के गांव हैं। उदयपुर के आसपास भी बहुत सारे गांव हैं। मटून है, ये नहीं विशेष रूप से लकड़वास के पास में उमड़ा है, वहाँ दादिया परिवार ही रहता है। मटून में कोई अलग गोत्र के व्यक्ति रहते हैं जो दमामी ही हैं। और कितने घर होंगे वहाँ पे? यहाँ पर भी 8 से 10 घर हैं। मटून में 8-10 घर। अच्छा जी। तो इसका मतलब वहाँ पे अपन 50 एक लोग तो मान लेते हैं? बिल्कुल 50 लोग हैं। ठीक है, और कौन सा गांव है आसपास? इधर अपन जाएंगे तो ये सीसवी, साकरोदा और आगे जाएंगे तो बम्बोरा है। नहीं, साकरोदा में अपना समाज है क्या? बिल्कुल, सीसवी साकरोदा में है। अच्छा जी हाँ। एक मीठा नीम भी आता है शायद? मीठा नीम में भी है। ठीक है। अब मैम ये बता दीजिए, आप जैसे आप अपने आप में एक इवेंट जानकारी रखने वाली महिला है जी जी।
और इवेंट की कार्यविधि भी करते हैं। जी और के अलावा आपका यहाँ अपनी डियाड़ी माता के मंदिर के संबंध में एक अच्छा खासा इतिहास है, जो आपने ऐसी गतिविधियाँ की कि हम जिनको हम अपना बड़ा मानते हैं, भाई उनकी वजह से हम हमारा घर चलते हैं, ये पहले मानते थे लोग, अब नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो ठाकर, वो राजपूत गांव, वो राजपूत परिवार जो अपने को डिस्टर्ब किया था, तो इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दो कि ऐसा क्या घटा होता कि हमें कलेक्टर जाना पड़ा और हमारी डियाड़ी माता के मंदिर को बचाना पड़ा। देखिए, ये मंदिर हमारा कुल देवी का मंदिर है, बायण माता, जी, जो आपको खुद को ही पता है कि जो भी राजपूतों के वंशज से निकले, सिसोद वंश से निकले हैं दातिया परिवार, जी, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि बायण माता ही पूजाएगी। बिल्कुल, और अगर रही बात मंदिर की, तो कुछ मंदिर सार्वजनिक होते हैं और कुछ निजी मंदिर होते हैं। बिल्कुल, तो हमारा जो मंदिर था है, मेरी जानकारी में, जब से मैं शादी करके आई हूँ, मेरे को आज 23वां साल है, 23 वर्ष से मैं देख रही हूँ कि इस मंदिर की पूजा पूरा दातिया परिवार कर रहा है। और इसका इतिहास मैंने देखा तो पता चला कि ये 60 वर्षों से अधिक वर्ष पहले भी दातिया परिवार ने ही इस मंदिर को बनाया था। ठीक है, और इसकी नींव ही दातिया परिवार ने रखी थी। गांव के बीचों बीच ये मंदिर है। जी, और हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग बताते हैं, मतलब हमारे बुआसा हैं जो अभी भी 110 वर्ष के हैं, 110 वर्ष के अभी जिंदा, मतलब सबूत है हमारे पास। जी, उन्होंने बताया कि ये मंदिर की जब नींवें लग रही थी और चुन रहे थे इसको, तब मैं मौजूद थी। तो ये जो जगह है वो भी हमारी खातेदारी में आती है। ये मंदिर भी अपना पुश्तैनी, मतलब निजी मंदिर है, जी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, बिल्कुल, जो राजपूत समाज से है, जी, उन्होंने आधिपत्य इस पे जमा लिया था, इस मंदिर पे, कि ये मंदिर तो हमारा है, जी, कुलदेवी हमारी है, हम पूजते हैं इस माता जी को, तो जी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इसकी सेवा नहीं करनी है माता जी की, और आपको वहाँ नीचे बैठना पड़ेगा। मंदिर में ऊपर हम ही बैठेंगे, अंदर पाठ पे आपको नहीं जाना है। तो ये छुआछूत और भेदभाव वाली भावना इनके अंदर पैदा हुई और इन्होंने आक्रमण भी किया और मतलब मारपीट तक बात आ गई थी, लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन किसी ने मतलब एक डर के मारे ऑब्जेक्शन नहीं किया। परिवार के लोग थोड़े डर गए थे और उनको धमकियां भी मिली कि आप इधर आओगे हमारे घरों की तरफ तो आपको ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और एक महिला होने के नाते मैं आगे हुई। मैंने कहा कि वुमेन फर्स्ट। तो मैं फिर एसआई साहब के पास गई, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, सीआई साहब के पास गई और एसपी तक हम गए और कलेक्ट्रेट तक हम गए और वहाँ जाके हमने अपनी गुहार लगाई इस मंदिर को बचाने की। और मैंने पूरी तरह से विरोध किया कि ये मंदिर जो है निजी मंदिर है, हमारा है, आप इतिहास देख सकते हो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती हूँ हमारा है, मंदिर है, मंदिर में सभी लोग, सभी जाति के व्यक्ति आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सेवा की बात आती है, जो आपको पता ही है कि माता जी शरीर में आती है, तो वो जिनको आ रही है उन्हीं को आएगी। और इस मंदिर के बारे में हम ए से जेड तक जानते हैं कि कैसे कैसे रविवार को पूजा होती है, क्या है। हमारा परिवार हर रविवार को वहाँ एकत्रित होता है। तो वो जो हमारा अपनत्व है वो छीना जा रहा था, माता जी के प्रति हमारा अपनापन था वो हमसे छीना जा रहा था। तो वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। बाकी हम ये नहीं कहते कि मंदिर किसी का निजी होता है, बिल्कुल निजी बनाया जाता है, बनाते हैं, एक समाज से चंदा इकट्ठा करके बनता है। वो एक पर्टिकुलर किसी समाज का मंदिर होता है, ये समाज के देवरे होते हैं जी। तो वो एक देवरा ही है हमारा माता जी का, जो दमामी समाज का है। लेकिन यहाँ पर सभी आमंत्रित है, सभी समाज आमंत्रित है। नवरात्रि में सभी समाज आते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है, सब ग्रहण करते हैं। लेकिन वो ऊपर नीचे वाली भावना नहीं होती है कि आप छोटे हो हम बड़े हैं। वो भावना उनके अंदर जागृत हुई तो वो हमने ऑब्जेक्शन किया जी। छोटे बड़े वाली भावना, जो भेदभाव वाली भावना थी, वो मैंने पूरी तरह से विरोध किया और उसको हमने समाप्त भी किया है। भगवान की तरह से आप सफल भी हो गए, सफल हुए हैं और अब पूरी तरह से हम सेवा कर रहे हैं माता जी की। बिल्कुल। और हमारे हाथों से लिखी हुई सेवा है, वो तो माता जी खुद चाहती है कि सेवा दमामी समाज बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी सेवा हमसे ही करवाई है और हम कर ही रहे हैं। बिल्कुल। मैम, यह बता दीजिए, क्या उस वैमनस्यता को बढ़ा या घटा? वैमनस्यता जो है समाज की, राजपूत समाज वर्सेस दमामी समाज, इसमें वैमनस्यता बढ़ी कि घटी? नहीं,
मतलब ये देखिए कि न बढ़ी न घटी है, कुछ उन्होंने मतलब अपने आप को रोका है। सेक्रीफाई किया। हाँ, उन्होंने अपने आप को रोका है। उनको लगा था कि वास्तविकता क्या है, जी। उनके मन में लगा था, विचार आया था कि वास्तविकता सही है। वो बेवजह ही विरोध कर रहे थे, उत्पात कर रहे थे और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको खुद को पता है कि हम दमामी किसके हैं? हाँ, राजपूतों के दमामी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके वंशज हैं, उनके वंश से निकले हुए लोग हैं। उनकी हर चीज हम फॉलो करते हैं, उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन, बोली चाली, और हम उनका आदर सम्मान जितना करते हैं उतना शायद ही कोई करता हो। बिल्कुल सही। और हमारा आदर सम्मान भी उनके समाज में होता है। बिल्कुल। जहाँ दमामी समाज की अगर सम्मान की बात की जाए तो राजपूत से ज्यादा कोई सम्मान नहीं करता है। बिल्कुल। और हम उनके जो मांगलिक कार्य हैं उनमें खड़े दम रहते हैं। बिल्कुल। उनके हमारे बिना सारे वैवाहिक सारे कार्यक्रम ही फीके हैं। लेकिन ऐसे विचार पता नहीं क्यों आए, ये तो हमें भी नहीं पता है। इस गांव में आए, बाकी और कहीं भी नहीं। बिल्कुल नहीं आए। बड़े बड़े ठिकानों में राजपूतों के यहाँ हमारी कदर है। बिल्कुल। अगर वो अच्छे से समझ पाएंगे हमें तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैम ये है कि आपके संबंध में आप सीरियल से भी जुड़े हैं, इवेंट से भी जुड़े हैं, ये इसकी शुरुआत कैसे की आपने, जस्ट एज ए महिला, और वो भी दमामी? ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है मैम, और आपका नाम इस वजह से भी काफ़ी लोगों में याद किया जाता है, तो इसका कैसे शुरुआत हो गई? देखिए, आपने कहा कि वो भी दमामी, तो ये तो थोड़ा मुझे भी खेद है कि दमामी समाज में शायद कार्यों को लेके कुछ है ना। अभी जस्ट तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राजपूतों के दमामी है। अब दमामी है कौन है जो तो आपको ही पता है। बिल्कुल। क्या करते थे वो भी पता है। तो मैंने अपनी जो अपना पुश्तैनीय कार्य है उसको जीवित रखने के लिए भी एक प्रयास किया है जी। उस कार्य को मैं आगे से आगे, और कहते हैं जेनेटिक भी होता है, खून में ये चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे खून में शायद कुछ ऐसा है जी, जो मुझे मेरी माँ से मिला है जी। और अगर पढ़ाई की बात करें तो एक रोचक कहानी है, एक लंबी कहानी है। इस कहानी को सुनकर तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, शॉर्ट मूवी बन सकती है जी जी। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और इस संघर्ष को मैं अगर बयां करूंगी तो और भी महिलाओं को उत्साहवर्धन मिलेगा, और भी महिलाएं प्रेरित होगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी को सभी महिलाएं सुने और प्रेरित हो। नहीं तो इसका एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे, और क्या है ऐसा होगा तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैंने अपने छोटे से गांव में रहकर के जो एजुकेशन ली है, बड़े कठिन प्रयास के साथ लिए। 10 किलोमीटर दूर बस में बैठ के जाती थी जब 2 रुपए लगते थे। उस टाइम भी मैंने 12th में 65% नंबर से मैं उत्तीर्ण हुई, और 12वीं मैंने सन 2000 में पास की। उसके बाद मुझे पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का और मेरे ससुराल वालों का मिला। ये घर जो मेरे लिए एक स्वर्ग है, इन्होंने मुझे आगे की शिक्षा दिलाई। 15 वर्ष के अंतराल के बाद मैंने BA और MA किया था, वो भी म्यूजिक में। वो इसलिए किया कि मुझे मेरी माँ से ये शिक्षा मिली। मेरी माँ प्रथम गुरु है, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, तो मैंने भी संगीत को अपनाया। संगीत के मार्फत ही मैंने अपना इवेंट बिजनेस भी किया, और इसी के मार्फत मैं अपना घर चला रही हूँ, मेरी आजीविका चला रही हूँ। और मेरी वजह से कम से कम 1000-2000 लोग नीचे पब्लिक कमा के अपना घर चला रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मेरा इवेंट एजेंसी है जो कि SK इवेंट के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्णा इवेंट मैनेजमेंट जी। और ऐसे देखा जाए तो मेरे हस्बैंड का नाम सुरेश जी, मेरा नाम कृष्णा है। सुरेश कृष्णा के नाम से भी आप जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात कहूँगा मैम, मेरे लिए बहुत सपोर्ट। आपने म्यूजिक में क्या MA किया जी? जैसे मैं हमारी एक चैनल की डिमांड है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पे, राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकारों ने आज तक म्यूज़िक टीचर की पोस्ट क्रिएट नहीं की, और होनी चाहिए मिडिल स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी में और मॉडल स्कूल में। लेकिन सरकार इस तरह से अभी तक उन्होंने हमारे कोई सहयोग नहीं किया, जबकि उसको बृहदस्त रखते हुए इस पोस्ट को क्रिएट करना चाहिए। और इससे जुड़े जितने लोग हैं उन सबको कम से कम, जिस प्रकार से 5% आरक्षण गुर्जर समाज को स्पेशल दे रखा है, जबकि हमारा लोग तो इसमें 100% इसमें इन्वॉल्व हैं, कम से कम 50% तो समाज को इस संगीत टीचर की, अध्यापक की जो पोस्ट होती है उसको समाज को सरकारी सेवा में लेना चाहिए। अब इस संबंध में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपका सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए। और विशेषतः आप अगर देखा जाए तो संगीत शिक्षा हमारे समाज में तो है ही है ना, कोई छुपी हुई कला है या कोई बाहर निकली हुई। लेकिन आप खुद मेरे सामने जो विराजमान है, आप
टीचर है, बिल्कुल। आप शारीरिक शिक्षक है, मैं फिजिकल डिप्टी से रिटायर्ड हुआ। शारीरिक शिक्षक होते हुए भी आपके अंदर संगीत की कला बिल्कुल। जरूर होगी, विद्यमान है। आप शारीरिक शिक्षा देते हुए भी आप संगीत की शिक्षा देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह इसी रहे हैं। तरह से जो पोस्टेड टीचर हैं हमारे समाज के, चाहे वो संगीत शिक्षक नहीं है, फिर भी वो संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी वरीयता मिलनी चाहिए और जो बच्चे हैं उनको भी मिलनी चाहिए, और हर एक सरकारी विद्यालय में एक संगीत शिक्षक नियुक्त तो होना चाहिए। मैडम, जैसे आज एक अध्यापक को 60,000 रुपए मिलते हैं जी। लगते ही के, और जब वो रिटायर्ड होता है तो 1 करोड़ रुपया मिलता है, और जब तक वो जिंदा रहता है उसको पेंशन मिलती है। तो हमारी समाज इससे अभी बिल्कुल वंचित है। बिल्कुल वंचित। तो क्या हम इस संबंध में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं तो तैयार जी। हूँ। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर आपको एकजुटता में और महिलाओं बिल्कुल चाहिए, तो वो भी मैं एकत्रित करके आपको बिल्कुल बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिन लोगों ने संगीत में विशारद किया हुआ है, हाँ। जिन लोगों ने एमए किया हुआ है, जो एमफिल पीएचडी वगैरह तक गए हुए हैं, तो उन लोगों को तो ये सुविधा मैडम वो घर पे बैठे हैं अभी। आज मैं म्यूजिक में एमए हूँ जी, और मैंने एक डिप्लोमा भी किया और मैं जी, थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ जी। मैंने 10 वर्ष का अनुभव लिया है जी। नाटक अकादमी में, जी, भारतीय लोक कला मंडल से। जी। तो मेरे पास इतनी चीजें होने के बावजूद जो सर्टिफिकेट है वो पड़े हैं, धूल मिट्टी जम रही है, और वो मेरे कहीं काम नहीं आया। तो फिर मैं बिजनेस की ओर गई, तो मैंने बिजनेस से भी अपना अच्छा खासा कर लिया है, मतलब अपना जीवन अच्छा चल रहा है, और उसमें मैंने काफ़ी प्रयास किए और लोग मेरे से सीखते भी हैं। लेकिन यदि एक सरकारी पोस्ट मेरे पास होती तो और भी मेरा जीवन सुरक्षित हो सकता था। मैडम आज की तारीख में, बिल्कुल आज की तारीख में मैडम 7 लाख विद्यालय है। बिल्कुल। एक विद्यालय में यदि एक व्यक्ति संगीत टीचर भी होता है ना, तो हमारे 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो शुरुआत है वो प्रार्थना से होती है। प्रार्थना ही अगर इंस्ट्रूमेंटल मतलब संगीत के बिल्कुल वादन है उनके साथ नहीं होती है, तो वो एक फीकी से लगती है, एक अलग वाइब्स आता है, अलग हवा चलती है और अलग वातावरण बन जाता है। बिल्कुल। तो अच्छे से शुरुआत हो उसके लिए एक संगीत शिक्षक की जरूरत है, और कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम भी स्कूल में होते हैं जिनमें भी एक अच्छे गुणी संगीत शिक्षक की जरूरत है। फिर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो फिर व्यवस्था बिगड़ती है। बिल्कुल। एक नियुक्त होना चाहिए। मैम जैसे मैं बता दूं आपको, अपने कई लोग अभी पीएचडी किए हुए बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, और उनको उस सरकार की तरफ से रोजगार नहीं मिला है, और ये सारा नुकसान सरकार हमें दे रही है। क्या हमें समाज को इसके लिए आह्वान की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है सर, मैं तो आह्वान कर ही रही हूँ। मैंने कुछ ऐसे संगठन बनाए हैं महिलाओं के, जिसमें मैं ऐसी बातें रखती हूँ। कुछ मैंने कला मंच करके एक सभी कलाकारों का एक मंच बनाया है, जिसमें सभी कलाकारों को जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, और ऐसी बात वहाँ पर रख रही हूँ। कुछ समाज के बच्चों के लिए भी करना चाहते हैं, जो इस शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में, तो उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो मैडम आपने बहुत अच्छा सा हमें सहयोग किया, और आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि हमारी समाज को आह्वान के लिए एकत्रित करें, और हम संगीत टीचर के लिए कम से कम एकता के मंच में आ जाएं। बिल्कुल सर। ठीक है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां ये ना कहे हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया। सही। ठीक है, और हमारे लोग लाखों की संख्या में आज सरकारी सेवा में लगे, और हमारे कईयों की जिंदगियां सुधर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। थैंक यू।